वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो पहले लेक्चर में हमने जो बात की थी उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो पहले लेक्चर में हमने एक एनालॉजी डेवलप की थी इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, और हमने देखा था कि हम किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, और उस पे हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। एक न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको दिया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले उस न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो ये वो न्यूमेरिकल है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक कोर है। ये थ्री डायमेंशनल कोर है। तो एक्स डायमेंशन में कोर की विड्थ जो है 40 mm है। मीन्स हाइट ऑफ दिस कोर इज 40 mm। और जो इसके इस कोर की विड्थ है वो 50 वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में ये 10 mm है। ओके। तो हमें क्या करना था, हमें इस कोर में जो डेवलप्ड फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमें फाइंड करना था। तो वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। एमएफ इज द मैग्नेटिक सोर्स। अब मैग्नेटिक सोर्स हमने बताया था कि मैग्नेटिक सोर्स इज इक्वल टू एन आई। आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें तो एम एफ अपॉन हमारा 200 इंटू 10, दैट विल बी 2000 आ जाएगा। तो रियल टास्क इज टू कैलकुलेट द रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, where L is the length of the path of this magnetic flux, or A is the cross sectional area to that path, and mu is the magnetic permeability of the magnetic material. तो मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर यहाँ पे 2000 है। यहाँ पे रियल टास्क इज टू आइडेंटिफाई दिस एल एंड ए। सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लक्स का जो पाथ है दैट इज इन दिस एक्स वाई डायमेंशन। इन वर्टिकल लिम्स, जो वर्टिकल हमारी लिम्ब है, उसमें एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उसमें वाई डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है। तो हमें रियल टास्क है कि हम इस वर्टिकल लिम्ब का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सके, और इस हॉरिजॉन्टल लिम्ब का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सके। तो हमारी जो लेट अस डू फॉर द वर्टिकल लिम्ब। तो वर्टिकल लिम्ब में हमने देखा है कि वर्टिकल लिम्ब की जो डायमेंशंस हैं, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें, तो इसके इस लेग की विड्थ और इस लेग का डेप्थ, ये उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के दो डायमेंशंस बनेंगे। तो और एक्स एक्सिस में जो फ्लक्स ट्रेवल कर रही है वो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो here the L will be what? The length of this the height of this vertical limb। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि x is 40 mm। तो 40 mm in the left limb and 40 mm in the right limb, so total it will be 80 mm। Okay, and area will be, first the depth of this core, depth is given as to be here as to be 10 mm, so 10 mm into the width of this core। So as it has been shown, यहाँ पे दिखाया गया है कि विंडो की विड्थ जो है 40 mm है, और टोटल विड्थ 50 mm है।
2 into leg width will be equal to how much? It will be 50 minus 40 mm. तो एक लेग की विड्थ कितनी हो जाएगी? एक लेग की विड्थ हो जाएगी 5 mm. So area will be 10 into 5 mm whole square. Okay, ये हो गई हमारी वर्टिकल लिम्ब की डायमेंशंस। तो इससे जो रिलक्टेंस आ जाएगा वर्टिकल लिम्ब का वो हम अभी देख लेंगे। फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल लिम्ब की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लिम्ब की आप लेंथ निकाल सकते हैं। वाई डायरेक्शन में ये कोर 50 mm है, तो 50 इंटू 2 दैट इज 100 mm. Okay, and what will be cross sectional area? The cross sectional area will be here, this dimension into the depth of the core. So this dimension will be how much? That will be 2 into leg width. 2 into leg width will be equal to the height of this core, that is 40 mm minus 30 mm. So it will also be 5 mm if you check. So now it will be 10 into 5. So this core is showing two different type of reluctance, one for the vertical limb and second for the horizontal limb. So the total reluctance will be, if you calculate for horizontal limb, it will be 100 into 10 raised to power minus 3 divided by the mu into 50 into 10 raised to power minus 6. So it will come in ohms. Okay, now the reluctance of this vertical limb, what it will be? It will be 80 into 10 raised to power minus 3 divided by mu into 50 into 10 raised to power minus 6. Okay, so the total reluctance of this magnetic material to the flux flowing will be, reluctance total will be equal to reluctance of vertical limb plus reluctance of horizontal limb. Okay, if you add it, then it will be 180 upon 80, that is mm, or let us say that this has to be 10 raised to power minus 3, and the area is 50 into 10 raised to power minus 60. You can put on the value of mu and calculate the total reluctance of this material. Now what will be 5? 5 will be mf, that is 2000 divided by the reluctance. Okay, and if you want to find the flux density in this core, then it will be different for vertical limb. So vertical limb, it will be phi, the flux flowing through this limb, divided by the cross sectional area of the limb, and which is same as the horizontal cross sectional area.
horizontal limb cross sectional area. So it will we can define it phi by A, and B H will be equal to BV. Okay, so this is how you can calculate the flux density in the core. So let us move forward and try to understand this magnetic circuit a little bit more in depth. So what we are going to do, we are going to use our Ampere circuital law. Actually, this law gives you a relation between the electric current and the magnetic field produced by this. So just to recall that law, if there is a current that is coming out of this plane of the screen, and there is a magnetic field, let us make a solid magnetic field is flowing around this. So if we use the right hand law, so the magnetic field here will be anti-clockwise. Okay, so if we take the line integral, the closed line integral of the magnetic field on this contour C, then it will be equal to the current enclosed by this contour. So here if the current is I into mu naught, it is a space, so mu naught, converting your B into H, B is equal to mu naught H, so H dot dl you can write as to be the enclosed current. So this law we will apply in our previous numerical, and let us see what is the result. So this is our three-dimensional core. Dimension is as before. Okay, and we will take one electromagnetic coil with a current I and number of turns n. Here we can see the magnetic path is flowing in the core. And if we take the as you have seen, the B is same throughout this core. हमारा फ्लक्स डेंसिटी जो हमने कैलकुलेट किया पूरे कोर में सेम है, तो उससे अगर हम अपने एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करें तो ये पाथ सारी ये n टर्न्स इंक्लोज कर रहा है, मतलब एक करंट n बार इंक्लोज कर रहा है ये पाथ. तो यहाँ पे अगर हम वही सेम चीज लिखें तो व्हाट it will be h dot dl, and this is the contour C. H dot dl is equal to I and n. Okay, so as the h is same throughout this contour, so h we can take out, and we will be remaining with the line integral of this contour, which you can take as equal to h into L. L is the parameter of this contour. So here we can identify this Ni here. ये Ni हमें पता है Ni क्या है. Ni is the MMF. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितना MMF हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट से दिया वो MMF हैज टू बी कंज्यूम्ड इन द मैग्नेटिक सर्किट. जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देखते हैं, जितना पोटेंशियल दिया दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द क्लोज पाथ. ओके, तो टोटल क्लोज पाथ
जो electric potential that has to be zero, which is called Kirchhoff's voltage law. So same here, whatever mmf you will inject in the magnetic circuit, that has to be consumed by the magnetic circuit path, वो जो भी हो, एयर हो या मैग्नेटिक कंडक्टर हो या जैसा भी हो. Okay, so if we can extend this and introduce an air gap into this, मान लीजिए हम एक सेम कोर में हमने क्या किया, एक एयर गैप इंट्रोड्यूस किया. जस्ट सी द डिफरेंस. Assume the core width to be same throughout. Okay, so it should be little wider. Okay, this is the core length. Okay, and here this air gap is 1 mm, and the length of this core, we should say the parameter of this core is 50 mm. Mind you, the core is 50 mm, or you can say the flux flowing in the core, the flux path length in the core is 50 mm, and the flux path length in the air gap is 1 mm. Okay, and maintaining everything same. We know the reluctance of this core, what it will be. It will be 50 mm in length. Okay, we have discussed this in previous, and the core permeability is 2000 times mu naught and divided by the cross sectional area. Okay, and what will be the reluctance of this air gap? That is 1 mm in length and mu naught a. Okay, so what can we can see here, the reluctance of this air gap is 40 times the reluctance of this core, isn't it? Now let us just uh, talk about the magnetic circuit which we can draw. So there is a source mmf, and these two reluctances, the reluctance offered by the core and the reluctance offered by the air gap, will come in series because same flux is flowing in both, and same both are excited by the same mf, not same mf across this. We will understand this just in few time. Okay, so reluctance of core and reluctance of air gap, same flux is flowing. This is you should understand always this as to be equivalent to electrical KCL and KVL. So if the current is same from in two elements that are connected at a node, then both are in series. Similarly, you can talk about this as well. So reluctance of core here will become in series with reluctance of air gap. So here we have calculated that reluctance of air gap is 40 times the reluctance of core. So if we take this MF as to be 41 ampere, then what will be flux? It will be 41 ampere divided by 41 reluctance of C. Okay, so it will be 41 divided by reluctance of C,
Weber. And if the reluctance of C is taken as to be 1 unit, let us take reluctance of C, the core, as to be 1 unit, then it will be, sorry, here it will be 1, no? 41 will be cancelled by. So this will be, flux will be 1 Weber. Okay, so this is interesting. Just see, uh, the MMF consumed by this core, as we talk about electric potential across different resistance, we use voltage divider rule. Similarly here, if you calculate, so what will be the MMF across this core? It will be phi into reluctance of this core. So reluctance of core is taken as to be 1 unit, and Weber flux is found to be 1 unit. So MF will be 1 ampere here. And what will be the MF across this air gap? It will be 40 ampere. So you can see here that all the MMF which has been injected in this magnetic circuit has been consumed by the air gap itself, because the reluctance of air gap was very high and reluctance of core is very low. So reluctance of core can be totally neglected in this magnetic circuit, and that is why the design of the air gap is so important in electrical machine. Because whatever the MMF we are injecting in the machine, that depends upon what is the width of the air gap. Okay, so just you can use this concept and try to find the total energy that is being stored in this air gap. So energy stored in the air gap, what it will be? Half B square H. Okay, so B same everywhere. So B can be taken as B, and H you can take as 40 amperes. Okay, so it will be 20 B square. Okay, then you can also calculate the energy stored in the core. So it will also be half B square H, and we can talk it as to be 0.5 B square. So just see the amount of energy that is stored in this magnetic circuit, that is totally um, it is nearly equal to the energy stored in the air gap. That is why the power of any machine is identified by its air gap. इस पूरी एनालिसिस में हमने मैग्नेटिक सर्किट को या मैग्नेटिक मटेरियल जो लिया उसको लीनियर रीजन में एज्यूम किया है। लीनियर रीजन का मतलब है कि मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व है दैट इज लीनियर इन नेचर। द ऑपरेटिंग रीजन मतलब जहां तक हम एच को वेरी कर रहे हैं वहां तक हमारी बी लीनियरली वेरी कर रही है। Okay, and there will be a time when this magnetic material will not respond to the injected MMF। वो मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट हो जाएगा, और सैचुरेट होने के बाद आप जितना भी उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंजेक्ट करेंगे वो उतना फ्लक्स नहीं दे पाएगा।
and we call it as saturation of the magnetic material. तो आप देखेंगे कि अगर जब तक ये लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है, आई विल आइडेंटिफाई दिस पॉइंट एज टू बी दैट, तो वहां पे एक लीनियर रिलेशन है बी और एच के बीच में. वी कॉल इट एज बी इज इक्वल टू म्यू एच. सो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, which is also as to be the tangent of the straight line. ओके तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल क्या है, थीटा. ओके बट once the machine is saturated, you can see the tangent on this curve will no longer be theta. अब इसका एंगल क्या है, थोड़ा कम हो गया है. Let us say theta 1, and where theta 1 is less than theta. So you can here you can observe that your mu, the new magnetic permeability of this magnetic material has decreased. We should call it saturated, and it is to be unsaturated. Okay, what it will create, it will increase the reluctance of the magnetic material, because reluctance is inversely proportional to the magnetic permeability. सो एज द जैसे कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी कम होती जाएगी, आपका कोर का जो रिलक्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, एंड इट विल इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द रिलक्टेंस ऑफ दिस एयर गैप. तो अब जो डिफरेंस आपका रिलक्टेंस, कोर के रिलक्टेंस और एयर गैप के रिलक्टेंस में नॉन लीनियर रीजन में मिला था, उससे कहीं कम हो जाएगा जब वो सैचुरेट हो जाएगा. तो क्या होगा, फिर हम लोग कोर के परमेबल कोर के रिलक्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. कोर को भी कोर के लिए भी हम लोग को एमएमएफ इंजेक्ट करना पड़ेगा. हमें इसका मतलब ज्यादा एमएमएफ इंजेक्ट करना पड़ेगा पहले की तुलना में. इसीलिए किसी भी मशीन को हम लोग मतलब बहुत सी कम ऐसी मशीन है जिसको सैचुरेटेड रीजन में हम लोग वर्क करते हैं. ज्यादातर सारी मशीन्स इस नी पॉइंट पे ही वर्क करती है. लेट अस कॉल इट एज ए पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द नी पॉइंट of this magnetic curve. So now you can do some questions. So here are two questions that I have designed to just check means at your end you can only check the concept that has been given in this lecture. uh, so the first question is that uh, means if you take a core I have given in the previous lecture, means that rectangular core without the air gap. Okay, you have to consider the rectangular core without the air gap, and और उस रेक्टेंगुलर कोर में जो एक्साइटेशन हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिया था उसमें हम डीसी करंट देंगे. ओके, उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस कोर में हम लोग एक होल क्रिएट करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, कम होगी, ज्यादा होगी, या रिमेन कांस्टेंट. ओके, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है इस क्वेश्चन का कि अगर वो इलेक्ट्रिक सोर्स एसी होगी तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा. ओके, इन दोनों क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए. एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और इस टाइप के जो बेसिक्स हैं, जो नॉलेज आपकी गेन करेंगे आप, वो आगे चल के आपको बहुत से क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे. So thank you for today. I expect that you got something from this lecture, and just keep on watching my further videos.
and in that video we will be discussing about the inductance, mutual inductance, how to calculate them, how to analyze them, leakage fluxes and all. Okay, thank you for today. Thank you.